स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ओके, फाइन, स्मार्ट, ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट क्लास, एनर्जेटिक क्लास, डायनामिक क्लास, innovative class. We were discussing about the properties of electric line of force in the previous class. Now we will continue in the same class some more properties of electric line of force. Means इसके previous class में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहे थे, उसकी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, कुछ प्रॉपर्टीज वहाँ पर डिस्कस किया, कुछ रिमेनिंग है उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी तक डिस्कस किया था, यहाँ हम 5th प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग सामने देखिए, लुक फ्रंट, लास्ट रो इधर देखिए, मिडिल रो इधर देखिए, सभी सामने देखिए, अपनी अपनी पेन उठाइए, नोट करिए, इधर देखिए। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रा किया है। क्या ड्रा किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रा किया है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रा किया है। ये कोई एक रीजन है स्पेस का, ये स्पेस का एक रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर ये प्लॉट किया है। देखिए हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर किया है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ए पर हमने एक यूनिट एरिया का सर्कल ड्रा किया है। यूनिट एरिया मीन्स ए पॉइंट पर हमने यूनिट एरिया का सर्कल ड्रा किया है। यूनिट एरिया का सर्कल ड्रा किया है। कहां पर? हमने 2 पॉइंट ले लिया, ए और बी। देखिए स्टूडेंट, ए पॉइंट पर हमने यूनिट एरिया का सर्कल ड्रा किया है, बी पॉइंट पर हमने यूनिट एरिया का सर्कल ड्रा किया है। देखिए ए पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं? 1 2 3। कितनी लाइन गुजर रही है? 3। और बी पॉइंट से देखिए कितनी गुजर रही है उतने ही एरिया से? 1। बी से कितनी गुजर रही है? 1। तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और दोनों पर हमने यूनिट एरिया ले लिया। क्या ले लिया? यूनिट एरिया ए पर, बी पर। ए से कितनी लाइन गुजर रही है? 3। बी से कितनी लाइन गुजर रही है? 1। तो अब नंबर ऑफ लाइंस ए से ज्यादा गुजर रही हैं। हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड है। क्या है? क्राउडेड। ए पर फील्ड लाइन क्राउडेड है और बी पर ये फार अवे है। देखिए बी पॉइंट पर ये दूर दूर है और ए पर ये क्राउडेड है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। या जहां पर रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा होती हैं या रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, उनकी रिलेटिव संख्या कम होती है, रिलेटिव नंबर कम होती है, रिलेटिव डेंसिटी कम होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीकर होती है। तो 4th प्रॉपर्टी ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, मीन्स यूनिट एरिया से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा गुजरती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती हैं, यूनिट एरिया से कम लाइन गुजरती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 2 इंफॉर्मेशन मिलती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का, दूसरे उसके डायरेक्शन का। तो ये मैग्नीट्यूड के विषय बता रहे हैं। तो मोर क्राउडेड द लाइन, मोर स्ट्रांगर इज द फील्ड, लेस क्राउडेड द लाइन, लेस स्ट्रांगर इज द फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्राउडेड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेस क्राउडेड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। ओके तो एक और पॉइंट याद रखना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी।
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो ये आपकी यहाँ पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो हम डायग्राम देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये बता सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। ओके, ये रही आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। more relative density, more electric field, low relative density, low electric field। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करेंगे। आपने देखा था हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का चैप्टर। तो जो ये हम फील्ड लाइंस ड्रा कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं जो टाइम के साथ नहीं चेंज कर रही हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। दे नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। दे नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठा, व्हाई? बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बिकॉज दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। मीन्स वर्क डन इन अ राउंड पाथ 0 होगा, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। फिर से बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ओके, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, लेकिन जब हम लोग वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहुंचेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगी तो वहां से हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। ओके, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। 7 पॉइंट देखिए, 7 पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, लोग फ्रेंड्स सामने देखिए। जहां पर चार्ज फ्री रीजन होता है, कोई चार्ज ना हो, चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। मींस चार्ज फ्री रीजन में जहां पर कोई चार्ज ना हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। क्या होती हैं? कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। तो इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, देयर इज नो सडन ब्रेकिंग। लेकिन डिसकंटिन्यूटी कहाँ आती है? ये डिसकंटिन्यूअस कब होती हैं? ये मैं बताने जा रहा हूं पॉइंट 8 में। पॉइंट 8 में देखिए डिसकंटिन्यूअस कब होती हैं। तो आपको याद रखना है, in a charge free region electric field lines are continuous curve। in a charge free region electric field lines are continuous curve। मतलब जहां कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। अगला पॉइंट आपको 8 में
कंडक्टर। देखिए ये कोई एक निगेटिव चार्ज कंडक्टर है। क्या है? निगेटिव चार्ज कंडक्टर है। क्या है? निगेटिव चार्ज कंडक्टर है। अब जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर पहुंचती हैं तो यहां से दो बातें याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर देखिए बच्चों, ये कोई एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। ये कोई एक निगेटिव चार्ज कंडक्टर है। क्या है? ये कोई एक निगेटिव चार्ज कंडक्टर है। अब इस निगेटिव चार्ज कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है। और देखिए ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं और कंडक्टर के अंदर जीरो होती हैं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर ऑफ एनी शेप एंड साइज। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर चाहे वो जिस शेप का हो चाहे जिस साइज का हो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो कोई कंडक्टर बाहर की दुनिया से अपने अंदर की चीजों को बचा लेता है। मीन्स कोई कंडक्टर बाहर की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे उसके अंदर जितनी चीजें होती हैं उसको बचा लेता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मीन्स कि कोई भी कंडक्टर बाहरी दुनिया की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर नहीं पहुंचने देता है। ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेकिन याद रखना ये ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नहीं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नहीं। ओके तो दो बातें यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई। एक इलेक्ट्रिक सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, दूसरे कंडक्टर के अंदर जीरो होती हैं। तीसरा देखिए ये डिसकंटिन्यूअस हो गई। क्या हो गई? डिसकंटिन्यूअस हो गई। तो जब कोई नेगेटिव चार्ज कंडक्टर होती हैं तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती हैं, इसके सरफेस पर आकर के ये जो है वो जीरो सरफेस पर आकर के ये वेनिश हो जाती हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पर डिसकंटिन्यूअस होती हैं। क्या होती हैं? डिसकंटिन्यूअस होती हैं। अगर यही पॉजिटिव चार्ज होगा तब देखिए क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से ओरिजिनेट होंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो किसी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल निकलती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं और वो इन्फिनिटी तक जाती हैं। लेकिन नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी से आती है, उसके सरफेस पर आकर के वेनिश हो जाती हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिसकंटिन्यूअस होती हैं। और ये बात कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो जिस शेप का हो चाहे जिस साइज का हो। अगर वो चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक क्वेश्चन आता है व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल क्यों होती हैं? इसका आंसर सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका आंसर सुनिए। देखिए सपोज कर लो नॉर्मल नहीं है, सपोज कर लो परपेंडिकुलर नहीं है तो कुछ एंगल बनाएंगी। सपोज कर लो कि परपेंडिकुलर नहीं है तो कुछ एंगल बनाएंगी। देखिए अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है थोड़ी देर के लिए,
हम मान लें कि परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, तो कुछ एंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा, कुछ एंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा ई कॉस थीटा, हम सपोज कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ई कॉस थीटा, एक ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा क्या करेगा, यहाँ सरफेस पर जो चार्ज्ड पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन, उन पर एफ इक्वल टू क्यूई फोर्स लगेगा, उन पर एफ इक्वल टू क्यूई फोर्स लगेगा, और यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस पर मूव करने लगेंगे। क्या करने के लगेंगे, मूव करने लगेंगे, और इस कंपोनेंट की वजह से वो मेटल को छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, इसकी वजह से वो मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आ जाएंगे। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या मान रहे हो, चार्जेज रेस्ट में है, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये सपोज करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बनाती है सरफेस से, ये रॉन्ग है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल या परपेंडिकुलर होती है। फिर से सुन लो एग्जाम में क्या लिखोगे, फिर से सुन लो क्या लिखोगे एग्जाम में। एग्जाम में आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, व्हाई, रीजन, let these are not normal to the surface, they make some smaller angle with the surface of the conductor. There will be two component of electric field, one along the surface, one normal to the surface. Due to tangential component, due to the component parallel to the surface, the charge on the surface of the conductor starts moving, and there is no electrostatics. But we are studying electrostatics. It means there should be no motion of charge. It means there should be no component of electric field parallel to the surface. It means E should be normal to the surface. मतलब क्या हुआ, हम सपोज कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, कंडक्टर के सरफेस से कुछ एंगल बना रही है, तो उस केस में इसका एक कंपोनेंट कंडक्टर के पैरेलल आ जाएगा, उसके वजह से जो सरफेस पे चार्ज हो मोशन में आ जाएंगे। और हमारा ये सपोज करना कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर है, चार्ज रेस्ट में है, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये कंट्राडिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती हैं। क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। ये पहला एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन हम बता दे रहे हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, जब आगे नेक्स्ट क्लास हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन ये है कि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। अभी आगे हम बताएंगे, कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप एग्जाम में आंसर लिख सकते हो, सिंस सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये आंसर लिख सकते हो, ये आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट आंसर वो हो गया, सेकंड आंसर ये हो गया, ठीक, ओके। हाँ, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, अपना नोट बनाना है, ये एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन उठाने हैं, उनको सॉल्व करना है, देखना है कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, कौन सी कॉन्सेप्ट हमने आपको नहीं पढ़ाया। आपको अपना टारगेट फिक्स करना है डेली का कि हाँ हमें डेली इतना स्टडी करना है, इतना प्रिपेयर करना है, इतना नोट बनाना है, हमें इतने सिलेबस को इतने समय में खत्म कर लेना है, हमें 12 के साथ साथ अपने टारगेट को अचीव कर लेना है, अपने लक्ष्य को पा जाना है, अपने सपनों को हासिल कर लेना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर लेना है, जिससे इधर आप 12 क्वालिफाई करें टॉप बन करके 98-99% से, उधर आप जो टारगेट रखे हैं, चाहे आप नीट का रखे हो, मीन्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप IIT का रखे हो, मीन्स जेई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप KVPY का रखे हैं नवंबर में, KVPY क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर लें, या आप NDA में जाना चाहते हैं, आर्मी अफसर बनना चाहते हैं, तो जो भी आप बनना चाहते हैं आप अपने टारगेट को भी अचीव कर लें 12 के साथ साथ, और उधर आपका 12 भी अच्छे से हो जाए, आप यहाँ के भी टॉपर बन जाए, आपका टेंशन खत्म पूरी लाइफ के लिए, मौज करो जिंदगी में, ठीक ना, ओके।